सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवेंचर आईएएस एकेडमी। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख ले। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है शिकारी लोग जो है कृषक बने, मतलब शिकार करने से लेके भोजन को उपजाना कैसे उन्होंने शुरू किया। ठीक है, चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह मतलब जो शिकारी लोग, जो संग्राहक लोग होते थे, वो कैसे भोजन उत्पादन करने वाले बने। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं गाइज एक पैसेज के साथ। पैसेज में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तुषार की रेल यात्रा। देखिए, इसमें सबसे पहले कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है। पैराग्राफ को पढ़ने से जो है एक अच्छी समझ विकसित होती है। ठीक है, तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। ठीक है, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। कितने साल पहले? 150 साल पहले। ठीक है, बस तो इसके कुछ दशकों बाद आई, यानी पहले आई थी रेल, उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हुई तब जाके बस आई, फिर धीरे धीरे कार आई, धीरे धीरे जाके मोटरसाइकिल आई। ठीक है, जब वह सोचने लगा कि लोगों के पास आने जाने के लिए जब कुछ तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो वे यात्रा नहीं करते थे, तथा वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। ठीक है, उसके मन में सवाल आया कि जब ट्रेन नहीं थी, जब बस नहीं थी, जब कोई भी साधन नहीं हुआ करता था, तब क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? देखिए, यात्रा के बारे में हमने अगले चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा है लोगों ने कैसे पहले यात्रा करना शुरुआत की। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, धीरे धीरे नावों का आविष्कार हुआ तो जल यात्रा जिसे बोलते हैं ना, नौकायान भी करना स्टार्ट किया। तो नावों से ही पहले यात्रा होती थी और पैदल यात्रा होती थी। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी चली। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यात्रा पहले भी लोग करते थे, लेकिन जो आधुनिक साधन है वो अभी आए हैं। ठीक है, तो मन में यही सवाल आया है तुषार के कि पहले लोग कैसे यात्रा करते थे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए, जो आखेट खाद्य संग्राहक लोग होते थे वो इधर उधर इसलिए घूमते थे ताकि वो अपने शिकार कर ले, अपना रेन बसेरा जो है उसे बसा ले। ठीक है, वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते और फल फूल दाने पौधे पत्ते की तलाश में घूमते थे। इसके 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, पहला कारण, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक है, पहले फलों और जानवरों को खाकर वे क्या करते थे? समाप्त कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर पहला कारण डिस्कस हो चुका है। देखिए, एक ही जगह पर अगर कोई ज़्यादा दिन तक रहेगा तो वहाँ का जो, मान लीजिए, एक निर्धारित स्थान है, वहीं पर अगर वह रहे तो वहाँ का सब कुछ खाक हुआ के वो क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये कारण तो यह था कि सभी चीज़ों को समाप्त कर देते। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या हिरन या मवेशी जो होते थे, वो चारों के लिए इधर उधर जाते थे। बहुत सारे जानवर जो होते थे वो एक इकोसिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, वे एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहते थे, तो वह क्या करते थे कि जब जानवर चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह निकलते, तो वह भी क्या करते थे कि दूसरी जगह उनके पीछे पीछे शिकार करने के लिए निकल जाया करते थे। थर्ड जो रीज़न है वो है पेड़ पौधे फल का मौसम। ठीक है, अलग अलग मौसम। देखो, सभी पेड़ पौधे जो होते हैं, वनस्पति होती है, सभी का अलग अलग एक निर्धारित मौसम होता है। उसी मौसम के अनुसार वह चलते हैं, तो उन मौसम के अनुसार वह अलग अलग स्थानों पर जाते थे। ठीक है, चौथा कारण यह है पानी। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पानी। किसी भी प्राणी हो या पेड़ पौधे हो या कोई मनुष्य हो, उसे जीवित रहने के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है पानी की। ठीक है, और जहाँ इन्हें लेक दिखती थी, जहाँ इन्हें क्या होता था? लेक दिखती थी, यही उसके आसपास जो है रेन बसेरा अपना करने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले कारण है कि पानी ही सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, पानी जो है झीलों, झरनों, नदियों में मिलता है। और आप देखोगे तो पहले जो सभ्यताएं थी वह भी नर्मदा, गंगा, इनकी किनारों पे ही बसी थी। ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन मिलती थी, एक इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता था वो रहने के लिए, उनके जानवरों के लिए पानी, फल फूल पौधे पत्तियाँ जो भी यूज़ करते थे वो उन्हें अच्छे तरीके से मिल जाता था। सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन अगर पानी के पास ही रहे तो उन्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। और इसी के क्रम में धीरे धीरे इन्होंने खेती उपजाना शुरू किया। आगे बार पढ़ेंगे हम उनके बारे में, क्योंकि पानी भरपूर मात्रा में उन्हें मिलने लग गया, तो वो फिर धीरे धीरे खेती के बारे में आकर्षित होने लगे, एक ही जगह पर बसने लगे। ठीक है, और जो बसने वाली जो जगह होती थी वो हमेशा झीलों के पास ही होती थी, नदियों के पास ही होता था।
अब यहाँ पर देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, देखिए पुरातात्विकों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिससे पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार। देखिए मान लीजिए कोई आर्कोलॉजिस्ट है या फिर पुरातात्विद है, उन्हें ऐसी वस्तुएं मिलती है जिससे उन्हें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर सभ्यताएं रहते थे। जैसे मध्य प्रदेश में एक गुफा है भीमबेटका की, ठीक है, रॉक शेल्टर्स जिसे बोलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिला है, उन्हें पेंटिंग्स मिली है। वहाँ लोग रहते थे, वहाँ लाखों वर्ष पहले लोग रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पेंटिंग मिली है, तो हमें पता लगाने में आसानी होगी कि यहाँ पर जो है लोग चित्रकला से जो है वाकिफ थे। जानवरों का शिकार करने की पेंटिंग्स मिली है, जानवरों को ले जाने की पेंटिंग्स मिली है। ठीक है, और वहाँ से कुछ पत्थरों, लकड़ियों के औजार भी मिले हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो है यह खालों को छीलने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, औजार बनाते थे। जानवरों को शिकार करने के लिए औजार बनाते थे। देखो इसमें पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों, पत्थर और हड्डियों के औजार बेसिकली मारने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वह जानवरों को खाल निकालने के लिए, देखो यहाँ लिखा है, पेड़ों की छाल और खाल उतारने के लिए, इनका मांस काटने के लिए, फूल फूल के लिए आदि के इन औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। मतलब उस समय लोगों को जो है आज से 2500 3000 ईसा पूर्व भी लोगों को जो है इन सब के बारे में ज्ञान था। ठीक है, औजार बनाने का ज्ञान आ चुका था। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये दाएं और ये बाएं। अब इनमें आपको देखना है सबसे पहले तो कि इनका जो उपयोग है वह जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, पत्थरों के औजारों का, और इनका उपयोग जो है सिलने के लिए, खाल उधेड़ने के लिए, इनके लिए किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। देखिए कोई भी इंसान रहने की जगह वही निर्धारित करेगा जहाँ उसे सब चीज़ें भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। यह बात पहले की नहीं कर रहे हैं हम, यह बात अभी के आधुनिक समय की भी कर रहे हैं। आप ऐसी जगह में रहना पसंद करोगे जहाँ पर आपको जो है कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, इंसान वही रहेगा जहाँ उसे पानी मिलेगा, अन्न मिलेगा, जहाँ उसकी ज़रूरतों की पूर्ति होगी, जहाँ उसे एक निर्धारित इन्वायरमेंट जो मिलेगा वही रहेगा। वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस पहले भी थी। पानी मिलेगा, मृदा मिलेगी, तभी वह जाके वहाँ रहेगा। बंजर ज़मीन पर गाइस कोई भी नहीं रहेगा। आपसे बोल दे कि रेगिस्तान में जाके रहो तो आप रहोगे? नहीं रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। लाल त्रिकोण वाले भीमबेटका, कुरनूल की गुफा। देखो कुरनूल की गुफा के बारे में एक तथ्य यहाँ पर ये है कि यहीं पर राख के अवशेष मिले थे, जिससे साबित होता है कि वहाँ उस समय लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर से हमें पेंटिंग्स मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि नर्मदा नदी के पास में ही है। देखो नर्मदा नदी के पास में है, तो वो इन्वायरमेंट एक होता है। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हो बुर्ज होम है। बुर्ज होम से हमें हड्डियों के औजार मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें अन्न के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद, ठीक है, दाउजली हेडिंग, पय्यमपल्ली, हल्लूर, इनाम गांव में हमें कब्र मिली है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर पूरा स्थल है जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब भीमबेटका, देखिए भीमबेटका का वापस जिक्र यहाँ पर हुआ है। ठीक है, भीमबेटका का जिक्र वापस यहाँ पर हुआ है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते ताकि उन्हें बारिश, धूप व हवाओं से राहत मिलती। ठीक है, ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास में है। देखिए नर्मदा घाटी के पास में ही है, इससे आपको पता चल सकता है कि लोग नदियों के तट पर ही रहते थे। तो एक चित्र आपके दिमाग में बना लो कि जहाँ लोगों को इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा वहीं पर लोग रहना स्टार्ट करेंगे। शैल चित्रकला, देखिए यही हमें जो है मिली है मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, जिसे हम बोलते हैं रॉक शेल्टर्स। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। उनमें से कुछ सुंदर मध्य प्रदेश उदाहरण है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया जाता है। ये जो है, ये देखिए गुफा आप, बिल्कुल ये मध्य प्रदेश के रॉक शेल्टर्स की जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वही है। पूरा स्थल किसे कहते हैं? देखिए जब छोटी छोटी हेडिंग्स आते हैं, जब छोटे छोटे पैराग्राफ आपको मिलते हैं इस टाइप के, तो उन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यूपीएससी में जो है, यूपीएससी हो या अदर कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, या आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ों में आपको यहाँ से जो नॉलेज गेन होगा वो कहीं से नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं, बिल्कुल बुलेट बुलेट पॉइंट आते हैं,
उनको आप ज़्यादा पढ़िएगा। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ से औज़ार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया, बाद में वो कभी उन्हें वहीं छोड़ गए या फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तुएं मिली वहाँ पर आप एक बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई आपदा आई थी, इसलिए वहीं लोगों के जो हमें अवशेष मिले हैं, वस्तुओं के अवशेष मिले, लेकिन छोड़ते नहीं थे लोग। हमें गाड़ने के अवशेष मिले, कब्रों के अंदर से हमें सामान मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पुरा स्थल। तो वह स्थल जहाँ से सारी चीज़ें हमें मिलती है। अब एक होती है पुरातात्विक, ठीक है, जो इन सभी चीज़ों को खोजता है। ठीक है, अब आग की खोज, देखो कुरनूल गुफा के बारे में हमने बात कर चुके थे। कुरनूल गुफा प्रकाश के लिए, मांस के लिए, भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्हें बांटने की। ठीक है, पूरा पाषाण काल दो शब्द प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थल से प्राप्त पत्थरों औजारों के महत्व को बताता है। देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, माइक्रोलिथिक, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और जो है नव पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण में लोग बेसिकली पत्थरों, हड्डियों के औजारों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे मध्य पाषाण में इन्होंने आग जलाना स्टार्ट किया, मांस को पका के खाना स्टार्ट किया। ठीक है, इनका समय काल याद रखना है आपको। नव पाषाण में धीरे धीरे लोगों ने जो है धातुओं का प्रयोग भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक जो है मिलता है। उत्तर पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी। उसके बाद 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो काल है उसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। हड्डियों, लकड़ियों के मुठ, हास्यों आदि जैसे औजार मिलते हैं। लगभग आज से 10,000 साल पहले का जो काल था उसे हम बोलते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, अब यहाँ पर खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए आपको यह तो याद है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व खेती की शुरुआत हुई। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया और गेहूं, जौ और धान जैसे फसलों का ही हमें उल्लेख मिलता है। उन्हें अब धीरे धीरे यह हुआ कि एक जगह पर जब उन्होंने रहना स्टार्ट किया तो उन्हें धीरे धीरे वो कृषक बने। धीरे धीरे कृषक कैसे बने? उन्होंने ज़मीन के अंदर बीज डाला, बीज से वो उगने लगे तो उन्होंने और बीज डाला, ऐसे करके वे कृषक जो है बने। उन्होंने बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित किया, उन्हें पाला। देखिए पालते हुए 2 चीज़ों के लिए थे, मांस के लिए और अ, अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे दूध के लिए, गर्म खाल के लिए, है ना, इनके लिए वे पालते हुए धीरे धीरे पशुपालक बने। बसने की प्रक्रिया, देखो लोगों द्वारा बसने की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट हुई? पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। धीरे धीरे वे एक स्थान पर बसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो उन्होंने एक नवीन जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने एक भंडारण का भी आविष्कार किया। अनाज के उपयोग क्यों करते थे? बीज के लिए, खाद्य के लिए, उपहार के लिए, भंडारण के लिए। सबसे पहले तो बीज के रूप में उसका उपयोग करते हैं, खाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था, किसी को उपहार देना हो तो अनाज देते थे। ठीक है, भंडारण के लिए। और एक थी वस्तु विनिमय प्रणाली, जिससे हम अनाज देकर कुछ चीज़ें लेते थे। आज भी वह चलती हैं गाँवों में। ठीक है, अनाज को भोजन, बीजों दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। लोगों ने भंडारण की बात सोची। ठीक है, लोग जो है स्टोरेज भी करने लग गए थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ, जमीन में गड्ढा खोदने। ठीक है, तो धीरे धीरे वो स्टोर करने लगे थे। भोजन का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है, कौन? जानवर। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जैसे जैसे उन्होंने अनाज को उपजाया वैसे उन्होंने जानवरों को पाला, उनसे मांस, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की, वो है स्थायी जीवन की ओर कैसे बसे। देखिए पुरा स्थलों पर से कुछ पुरातत्वविदों को झोंपड़ी और घरों के निशान भी मिलते हैं। जैसे बुर्ज होम, बुर्ज होम में एक घर मिलता है जिसे गर्तावास कहा जाता है, जैसे हम बोलते हैं आज तल घर। ठीक है, हिंदी में ऐसे बोला जाता है तल घर, यानी बिल्कुल घर के नीचे तले में जो एक रूम टाइप बनाए जाते हैं उसे हम तल घर बोलते हैं। और वैसे ही उस समय जो है गर्तावास मिले हैं। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी उससे। पुरातत्व को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। और कुछ औजार भी मिले हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मुसल का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, ये देखिए मुसल जैसे जो है धार है, ये नवपाषाण युग में धीरे धीरे आए।
मिट्टी के घड़े भी मिले हैं, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इन पर अलंकरण भी किया जाता है। ठीक है, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसा अनाज का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं मेहरगढ़ में जीवन बत्ती। देखो, मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें कब्र मिली है। ठीक है, जब लोगों ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, जब लोगों ने खेती स्टार्ट कर दी, तो वो क्या करते थे, उनके मन में एक रूढ़िवादी धारणाएं भी जन्म कर चुकी थी। ठीक है, मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। देखिए, 4 कमरे वाले घर होते थे उस समय, मिले हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। देखिए, ये धारणाएं वापस चालू हो चुकी थी उस समय भी। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिले जिसमें खाना, बर्तन, गहने ये रखे। देखिए, इसमें एक स्केलेटन बकरी का है और एक स्केलेटन जो है मनुष्य का है। ठीक है, तो परलोक में मृतक के खाने के लिए बकरी को भी रखा गया है भाई, जिंदा बकरी को रखा जाता था ताकि वह भी मर जाए तो दोनों ना खा पाए। तो है ना, ऐसी कई धारणा उस समय जन्म ले चुकी थी। हाँ, एटलस में तुर्की ढूंढो। देखिए, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरातन स्थलों में एक है चट्टाल, हुयुक तुर्की में है। ठीक है, हुयुक तुर्की में है। इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई गई, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे सीरिया में से लाया गया चकमक पत्थर। चकमक पत्थर लाल सागर की कोड़िया, भूमध्य सागर की सीपिया, ठीक है, यहाँ पर लाए जाते थे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरातन स्थलों में एक है चटाल हुयुक। देखिए, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है चटाल हुयुक की, वह नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरातन स्थलों में से है। ठीक है, यहाँ से दूर दराज स्थानों से वस्तु लाकर यहाँ उपयोग करते थे वस्तुओं का। ठीक है, सीरिया हो गया, लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। देखिए, अब यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द हैं। आखेट, खाद्य संग्राहक जैसे हम बोलते हैं, शिकारी। पुरा स्थल यानी जो पुरानी चीज़ों का स्थल जैसे हम बोलते हैं, उसे पुरा स्थल बोला गया है। उद्योग स्थल यहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई जाती है उसे उद्योग स्थल। आवासीय स्थल वह जहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। ठीक है, मध्य पाषाण को ही लघु पाषाण भी बोलते हैं। कृषक यानी किसान, पशुपालक यानी पशुओं को पालने वाले। नवपाषाण युग यानी जो है धीरे धीरे 3 पाषाण युग को बांटा गया है। नवपाषाण में धीरे धीरे डेवलपमेंट रूप है इसी का। कब्र जहाँ इंसानों को गाड़ा जाता था उसे हम कब्र बोलते हैं, ग्रेव जिसे हम बोलते हैं। देखिए, कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। ठीक है, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? 12,000 साल पहले कौन सी कहानियां सुनाएंगे? देखिए, 12,000 साल पहले बेसिकली कोई मिकी माउस या डोरेमोन तो होता नहीं था। तो शिकार की, घूमने की, ऐसी ही कुछ कहानियां वह सुनाएंगे और वही चित्र शिकार के, घूमने के, ठीक है, वही बनवाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। देखिए, यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिलते हैं उसमें एक तिथि होती है मध्य पाषाण युग। 12,000 से 10,000 साल पहले, लाख वर्ष पहले तो पूरा पाषाण था, 20 लाख वर्ष पहले। ठीक है, मध्य पाषाण 12 से 10 के बीच में 2000 का काल था वह। 10,000 साल पहले आज से नवपाषाण युग आया। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। मेहरगढ़ में लगभग 8,000 साल पहले बस्तियां बन चुकी थी। ठीक है, तो करते हैं चैप्टर को ख़त्म। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हम पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ अभी करवाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, फालतू का कोई नहीं कुछ पढ़ना है, जो जो चीज़ें हाईलाइट है सिर्फ उसी को पढ़ना है आपको, क्योंकि यूपीएससी जो है बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको अटाला अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन जो है सब एक साथ पढ़िए। ठीक है, आप पूरी एनसीईआरटी की 6 की सीरीज़ करने के बाद हम 7th की भी करवाएंगे, 8th की, ऐसे ही 12th तक सीरीज़ पूरी करवाएंगे। देन उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो भी कवर करवाएंगे। तो इसी चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है।